निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आपको वेदांत की एक प्रक्रिया समझाई जा रही है। कल 3 मत बतलाए गए थे। नैयायिक का मत आपके सामने हमने बतलाया। नैयायिक का मत क्या है? अन्यथा ख्याति। इदम जो है पूर्ववर्ती देश है। उस पूर्ववर्ती देश में क्या भाषित हो रहा है? हट्टस्थ रजत। हट्ट कहते हैं बाजार को। हट्टस्थ माने बाजार में स्थित जो रजत है, नेत्रादि में दोष होने के कारण दूर देश का रजत भी कहाँ दिखाई दे रहा? पूर्ववर्ती सुक्ति स्थल पर दिखाई पड़ रहा है। तो नैयायिक कहता है कि दोनों जो है, इदम जो पूर्ववर्ती है ये भी सत्य है और जो हट्टस्थ रजत है वो भी सत्य है। तो फिर इसमें मिथ्या क्या है? बोले कि जो इसमें रजत और इदम का जो संसर्ग है ये मिथ्या है। ये नेदम रजतम या यम सुक्ति इस ज्ञान से, यम सुक्ति ये ज्ञान जब होता है, ध्यान रखिएगा, पहले ज्ञान क्या होता है? यह सुक्ति है, उसका फलितार्थ है नेदम रजतम। प्रक्रिया को दिमाग में पकड़ कर चलिएगा कि मैं ब्रह्म हूं, पहले ये ब्रह्म का बोध होगा। अहंता कहां स्थापित हुई? ब्रह्म में। उसके बाद से सभी क्या है? प्रतीति काल मात्र है, प्रादभाषिक मात्र है, शेष प्रतीति काल है, अथवा आजादवाद में कुछ हुआ ही, मन का स्फुरण मात्र है। तो यहां पर जो है अन्यथा ख्यातिवादी के मत में इदम और रजत दोनों ही सत्य पदार्थ हैं, उनके जो संबंध हैं वो मिथ्या है। अतः नेदम इदम सुक्ति यम सुक्ति का फलितार्थ भाग क्या है? नेदम रजतम। तो नेदम रजतम से क्या बाधित होता है? संसर्ग बाधित होता है। संसर्ग बाधित होने से इदम रजतम जो प्रतीति हो रही थी वो कैसी हो गई? मिथ्या हो। ये तो हुआ नैयायिक का मत। गुरु मत है कौन? प्रभाकर जी है। वो कहते हैं नहीं नहीं, दोनों यथार्थ ज्ञान। दोनों कैसे? यथार्थ ज्ञान। तो कैसे है? तो कहते हैं इदम जो है अनुभवात्मक ज्ञान है, और जो रजत हमने न्यायिक करा था, दूर देश का जो रजत है दोष के कारण से पूर्ववर्ती देश में भाषित हो रहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं, दूर देश का रजत तो दिखाई नहीं दे सकता आंख से। तो वो तर्क देते हैं कि इदम जो है अनुभवात्मक है, और जो रजत हमने पहले काल में अनुभव किया था उसकी स्मृति रजत से हो। तो इदम रजतम स्थल पर इदम से पूर्ववर्ती पदार्थ और रजत शब्द से रजत की स्मृति कही गई है। तो कहते हैं इदम रजतम ये ज्ञान क्यों, ये व्यवहार क्यों होता है? ये व्यवहार क्यों होता है? कहते हैं जब दो ज्ञान है तो इदम रजतम ये मिला हुआ व्यवहार करते क्यों होता है? तो कहते हैं भेदाग्रह। ये दोनों ज्ञानों का भेद का ज्ञान नहीं होता। अगर भेद हो जाए तो अलग अलग व्यवहार होगा। तो भेद का भेदाग्रह, ग्रह कहते हैं ज्ञान को, भेद का ज्ञान न होने के कारण से इदम रजतम ऐसा व्यवहार होता है। ये उनका प्रभाकर जी का। वेदांती का मत क्या है कि सामने सुक्ति है, तो आपके यहाँ क्या है कि अनुभवात्मक दृष्टि से देखिएगा कि सामने सुक्ति है, अब वहां पर धूप की किरण पड़ रही, तो धूप की किरण पड़ते इसमें चमक आ रही, सुक्ति में से लाइट जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, चमक निकल रही। अब आपकी जो है नेत्र से वृत्ति गई, तो नेत्र से वृत्ति गई तो वहां पर इदमाकारा वृत्ति बनी है, यह है, इतना वृत्ति बनी, ये आप देखते हैं। अब वृत्ति में जो है दोष है, वृत्ति में जो है दोष है, तो कोई न कोई दोष है। तो उस दोष के कारण से यहां पर क्या है कि
कांच कामल आदि दोष से दूषित लोचन से क्या देख रहा है कि वहां पर पहुंचा नेत्र तो इदमाकारा वृत्ति बनी, और इदमाकारा वृत्ति बनने के साथ साथ वहां पर जो चाकचिक्य भी दिखाई दे रहा है, चमकीलापन भी दिखाई दे रहा है, तो चाकचिक्याकारा भी वृत्ति बनी, दोनों वृत्तियां बनी। पहले तो इदमाकारा की यह है, आप अनुभव अनुभव की दृष्टि से घटाइएगा कि यह है, तो इदमाकारा वृत्ति हुई, और फिर वहीं पर क्या है, जहां इदमाकारा हो रही है वहीं पर चाकचिक्याकारा भी वृत्ति बन रही, उसी के आकार की, क्योंकि चाकचिक्य भी वही है, यहाँ इदम है वहीं चाकचिक्य भी है, तो चाकचिक्याकारा भी वृत्ति बनी। अब ये दोनों वृत्ति जो है एक देश होने पर, तो ये चाकचिक्याकारा वृत्ति और छिन्न चेतन, इदमा और छिन्न चेतन दोनों एक ही देश में है, तो आपने पीछे पढ़ा था कि दो जब हैं, ये घटाकाश के बीच, मठाकाश के बीच में घटाकाश दोनों उपाधि जब एक देश होती है तो दोनों भिन्न हो जाती हैं, तो दोनों एक चेतन हो गया। अब उस चैतन्य से अभिन्न क्या हो गई, जो कौन अभिन्न होगा, प्रमात्री और छिन्न चेतन, प्रमात्री और छिन्न चेतन अभिन्न हुआ। ये प्रमात्री और छिन्न चेतन कहिए, प्रमात्री उपहित चेतन कहिए, यहां पर क्या बोल रहे हैं, प्रमात्री उपहित चेतन। ये उपहित जो चेतन है वो कैसा है, उसी को साक्षी चेतन बोलते हैं वेदांत परिभाषा, अन्यत्र तो अन्य परिभाषा देते हैं। तो प्रमात्री उपहित चैतन्य से वो कैसे हैं, दोनों चेतन एक हो गए, जो पीछे का नियम था तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वम से, तो तीनों चेतन एक हो गए। अब जो है प्रमात्री और छिन्न चेतन जो साक्षी चेतन, वो साक्षी चेतन कैसा हुआ कि साक्षी चेतन अपने मन से प्रकाशित किसी पदार्थ को करता नहीं, प्रकाशित करना माने उसका ज्ञान करना, ये नहीं कि लालटेन की तरह से दीपक दिखाना है, प्रकाशन का मतलब क्या, उसका ज्ञान। तो साक्षी चेतन को कब किसी का ज्ञान होता है, तो पीछे आप पढ़ आए हैं कि जिसकी जैसे वृत्ति बनेगी, जिसकी तदाकार वृत्ति बनती है उस वृत्ति के माध्यम से साक्षी चेतन को प्रकाशित करता, माने साक्षी चेतन के माध्यम से उसका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जो सुक्ति जो इदमा और छिन्न चेतन है और चाकचिक्या और छिन्न चेतन दोनों एक हो गए हैं, किंतु इदमा और छिन्न चेतन के स्थल पर क्या आपने देखा कि अगर सुक्तित्व प्रकारक सुक्ति विशेषक ज्ञान नहीं हुआ, वहां पर अगर सुक्तित्व प्रकारक सुक्ति विशेषक ज्ञान हो जाता तब तो यम सुक्ति ये ज्ञान होता, लेकिन ये ज्ञान हुआ नहीं वहां पर, तो वहां पर सुक्तित्व प्रकारक सुक्ति विशेषक क्या है, अज्ञान है। अब वो जो सुक्तित्व प्रकार का ज्ञान लिखने मतलब कि सुक्तित्व प्रकारक सुक्ति विशेषक अज्ञान है, ठीक। तो ये विशेष का सुक्ति प्रकारक विशेष जो का ज्ञान न होने से उसका अज्ञान है, तो उस अज्ञान का, अज्ञान के तीन गुण है। सतोगुण का फल क्या है कि रजताभास रूप ज्ञान होता है, रजत का ज्ञानाभास होता है, रजत का ज्ञानाभास होता है, ये सतोगुण का कार्य। तमोगुण का कार्य क्या है कि वो जो अज्ञान का कार्य क्या है वहां पर सुक्ति, लेकिन अज्ञान का परिणाम विवर्त क्या हो जाता है, अज्ञान का परिणाम क्या हो जाता है, आपके रजत हो जाती है, और जो रजोगुण है वो जो क्रियात्मक हो जाता है। तो अब ये जो है वहां पर रजत की प्रतीति, रजत जो हो गया, उस रजत को कौन भाषित करेगा, रजत का ज्ञान कैसे होगा, तो कहते हैं वहां अविद्याकारा वृत्ति, अविद्याकारा वृत्ति है, उस अविद्या वृत्ति के माध्यम से उस रजत का भाषण हो रहा, प्रकाशन हो रहा है, ठीक। यहाँ प्रकाशन का मतलब कोई लालटेन दिखाना नहीं, उसका ज्ञान होगा अविद्या वृत्ति के माध्यम से। तो अविद्या वृत्ति के माध्यम से उसका ज्ञान हो रहा, किसके माध्यम से, केवल साक्षी के माध्यम, क्योंकि वृत्ति जड़ होती है तो चेतन ही ज्ञान है, तो जो साक्षी जो है अंतःकरण उपहित चेतन जो है वही केवल साक्षी है, वो साक्षी जो है अविद्या वृत्ति के माध्यम से रजत का प्रकाशन कर रहा है, रजत का ज्ञान कर रहा है। ये आपके सामने पदार्थ ये बतलाया गया है। अब इस पदार्थ को दूसरी जगह भी घटा के देख लेना, कहां पर, सर्प स्थल पर, सर्प स्थल पर भी ऐसे घटा लेना कि सर्प स्थल पर क्या है, आप मंद अंधकार दोष है,
उस दोष के कारण से जब आप नेत्र की वृत्ति गई तो रस्सी को देखा, लेकिन ये रस्सी है ये नहीं जान पाई, अंधकार रूप दोष है, इसलिए वृत्ति वहां बस केवल इदमाकारा बन करके रुक गई। अब इदमाकारा वृत्ति है, ठीक, और दूसरी वृत्ति क्या वहां बन रही है, जहां सर्प स्थल पर आप देखते हैं तो वहां पर जैसे यहाँ पर चाक्षिक्याकारा वृत्ति थी, तो वहां अंधकार भी रहता है, ठीक है, अंधकार भी है, अंधकार के आकार की वृत्ति बनी, सब वृत्ति वहां दोष रहेगा वहां पर। तो मंद अंधकार दोष के कारण से वहां पर क्या हुआ कि रस्सी में जो है इदमा और छिन्न, इदमा और इदमाकारा वृत्ति बनी और अंधकार के आकार की वृत्ति बनती है, दोनों वृत्ति एक ही देश पर है। तो ऐसे होने पर क्या क्या प्रकाशन नहीं हुआ, सर्पत्वेन सर्प का, रज्जुत्वेन रज्जु का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, रज्जुत्वेन जो रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ, विद्या रही गई। अब वो जो दोनों वृत्तियां एक देश पर आ गई, मंद अंधकार के आकार की वृत्ति और इदमाकार की वृत्ति एक ही देश पर हो गई, और वहां पर क्या नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हो पाया, अविद्या रही। कौन सी विद्या रही, रज्जुत प्रकार का विद्या रही। तो उस अविद्या का कार्य क्या हो जाएगा, सर्प, ठीक, और सर्प हो जाएगा, और उस सर्प का ज्ञान उसका सतोगुण से और तमोगुण से सर्प और रजोगुण से क्रिया। इस सर्प का प्रकाशन कौन करेगा, जो साक्षी है, किसके माध्यम से करेगा, वृत्ति के माध्यम से करेगा। ये प्रक्रिया अपने जीवन में आप जहां जहां भ्रम होता वहां वहां देखते हैं, ये केवल साक्षी भाष्य होता है, ठीक है। और इसमें इसे ज्ञातैक सत्य बोलते हैं, जब तक ज्ञान है तब तक वो प्रकाशन होगा, उसका ज्ञान होता रहेगा। और जैसे ज्ञान बदल गया, अभी आप देख रहे थे सर्प रस्सी में, भान हो गया अरे नहीं नहीं तो लाठी है, तो सर्प निवृत्त हो जाएगा। किसी के हो गया नहीं नहीं यहां तो पृथ्वी फट गई है, ठीक है। तो ऐसे जैसा जैसा है, जैसे जैसे ज्ञान है वैसे वैसे वो आकार बदल जाता है, इसे कहते हैं ज्ञातैक सत्य। तो ये हो गया ब्रह्म स्थल। स्वप्न अवस्था में क्या है, निद्रादि दोष है, निद्रादि दोष है, और पूर्व जो संस्कार है, उस संस्कार के कारण से निद्रा स्वप्न में क्या है कि जैसा भान हो रहा है, उस विद्यादि दोष के कारण से वहां पर तत्त आकार से हाथी घोड़ा मकान पर्वत भाषित होते रहते हैं, उसके साथ साथ उसका ज्ञान भी होता है, वो ज्ञानाभास होता है, और क्रिया जो हो रही है देखने आदि के, वो जो रजोगुण का कार्य, ये प्रक्रिया आपको बतलाई गई है, इसको आप दिमाग में बैठाइएगा। बीच में प्रसंग आपके सामने आया कि उपादान कारण क्या होता है, परिणाम क्या होता है, विवर्त क्या होता है। तो कहते हैं परिणाम उसे कहते हैं जहां उपादान कारण और कार्य की समान सत्ता हो। उपादान कारण और कार्य जो है समान सत्ता वाले होते, एक ही सत्ता होती है, वहां उपादान उसे परिणाम कहते हैं। जैसे दूध का परिणाम दही है, तो दूध की भी व्यवहारिक सत्ता है और दही की भी क्या सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है। अतः दूध का परिणाम क्या माना जाएगा, दही माना जाएगा। और जहां उपादान माने उपादान कारण से कार्य की भिन्न सत्ता हो, विषम मतलब भिन्न सत्ता हो, कार्य कारण की भिन्न सत्ता होती, वहां विवर्त माना जाता है। जैसे आपके सामने क्या है कि इदमावच्छिन्न चेतन, चैतन्य का क्या है, विवर्त है, कौन, सर्प। तो सर्प की सत्ता क्या है, प्रातिभाषिक, ठीक है, और चेतन की सत्ता क्या है, पारमार्थिक। यहाँ भिन्न भिन्न सत्ता है, विषम सत्ता है, इसलिए क्या माना जाएगा, यहाँ विवर्त। तो चैतन्य की दृष्टि से सर्प क्या है, विवर्त है, और अविद्या की सत्ता क्या है, व्यवहारिक है, और सर्प की सत्ता क्या है, व्यवहारिक है। तब विद्या की दृष्टि से सर्प क्या माना जाएगा, परिणाम माना जाएगा, क्योंकि दोनों में कार्य कारण भाव एक है। ये सभी प्रसंग आपको बतलाया गया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इस पर फिर प्रसंग चला कि भाई आपने ये कहा कि चैतन्य में क्या भाषित है, इदमावच्छिन्न चेतन में रजत क्या है, अध्यस्त है। तो चैतन्य में अध्यस्त है, तो यहां पर क्या होना चाहिए,
कि जैसे चैतन्य में जो अध्यस्त होता वहां पर अहम की बुद्धि होती है, अहम रजतम, ऐसा भान होना चाहिए, अहम रजतम ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो इदम रजतम हो रहा है। जब तीनों चैतन्य एक हैं तो हाँ हम रजतम होना चाहिए। ये जो है तो इसका उत्तर इन्होंने दिया कि नहीं नहीं, जो जैसे नैयायिक के मत में आत्मा में सुख दुख रहते हैं, उसकी शरीर निष्ठ उपलब्धि होती है। क्यों? कि शरीर जो है उस सुख दुख का अधिकरण जो आत्मा उसका उच्छेदक। ऐसे ही चैतन्य मात्र जो है जगत के प्रति अधिष्ठान नहीं, बल्कि इदमा उच्छिन्न चैतन्य उसका अधिष्ठान है। उसका उच्छेदक कौन है? इदम। अतः वो जो है इदम का पूर्व रजत के साथ तादात्म्य होकर के ज्ञान होता है, इदम रजतम, ऐसी बुद्धि वहां पर बनती है। ये सब जो है आपके सामने पीछे कहा जा चुका है। अब यहां पर आया प्रसंग कि साक्षी में अध्यस्त है, साक्षी में अध्यस्त हम रजतम ऐसा प्रतीति क्यों नहीं, तो इसका दृष्टांत दिया कि एक अलग से क्या दृष्टांत दिया गया कि जो जिसमें है, जिसका जैसा अनुभव है, केवल अविद्या का कार्य ही जो है, विद्या का कार्य ही जो है वहां पर नहीं देखा जाता है। अविद्या का कार्य ही नहीं है, बल्कि जैसा जिसका संस्कार है, जैसा जिसका संस्कार है, वो संस्कार भी उसके साथ जोड़ा गया। जिसका जिस आकार के अनुभव से जो संस्कार है, उस संस्कार के सहित जो विद्या का कार्य होगा उसको लेकर के अनुभव का विषय बनता है। तो जहां पर दो तीन स्थल इन्होंने लिया कि कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर अहम रूप से अनुभव होता है। ये सुख में जीवन भर क्या है, सुख जो विद्या का कार्य है, लेकिन उस सुख में हमेशा अहम रूप से अनुभव हुआ है, इसलिए वहां पर हमेशा अहम सुखी ऐसा अनुभव होता है। घटादि में हमेशा अयम घटा ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए हमेशा वहां पर अयम घटा ऐसा अनुभव होगा। और शरीर इंद्रिय, इनमें दोनों प्रकार का अनुभव होता है। शरीर इंद्रिय में जो क्या है कि शरीर रूप से भी, शरीर इंद्रिय में अहम रूप से भी और इदम रूप से भी, दोनों रूप से अनुभव है। तो दोनों प्रकार का वहां पर अनुभव होता है कि अहम शरीरम और क्या होता है, इदम शरीरम, दोनों अनुभव होता है। माने यह शरीर और मैं शरीर, दोनों प्रकार का अनुभव होता है। ऐसे ही चक्षु में अहम चक्षु, इदम चक्षु और अहम काण, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया अहम बधिरा इदम श्रोत्रम, तो यहाँ पर दोनों प्रकार का अनुभव है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही रूप से अनुभव होता है। यहाँ तक आपको प्रसंग बताया गया था। अब आपको मूल प्रसंग यहाँ पर यह समझ लेना कि कोई भ्रम स्थल पर कोई चीज समझना हो, इदम रजतम, इस स्थल पर रजत का ज्ञान कैसे होता है, कैसे साक्षी वेद्य है, रजत की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब जो वेदांत की प्रक्रिया है आपके सामने एक बार बतलाई गई है। अब आगे चलिए। जो पीछे प्रसंग था उसी को समझा रहे हैं। प्रकृति च, यही चलना है ना? हाँ, जी स्वामी जी। 88 पेज पर प्रकृति च, देखो इसमें निरुक्त नियामकम प्रकृति योजयति। निरुक्त जो नियामक है, नियामक क्या इन्होंने बनाया कि अविद्या का जो कार्य है, माने अविद्या का कार्य, आपने पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि आप वहां पर जो है साक्षी में अध्यस्त होने पर भी, जब साक्षी में अध्यस्त है तो अहम रजतम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, जैसे हम सुखी होती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जिसका जैसा अनुभव है, अविद्या के कार्य होने के साथ साथ जिसका जिस प्रकार का अनुभव है, उस अनुभव से जन्य जो संस्कार है, संस्कार के सहित अविद्या का जो कार्य होता है, उसका तदाकार अनुभव विषयता उसमें आती है। यही कहा था पीछे सिद्धांती ने। इसको यहाँ पर
घटा रहे हैं कि प्रकृति च निरुक्त टीका लिख रहे हैं, निरुक्त नियामकम प्रकृति योजयति। जो पीछे कहा गया जो नियामक है अनुभव के विषय में, किसका इदम रूप से अनुभव, किसका अहम रूप से अनुभव, किसका इदम और अहम दोनों रूप से अनुभव, जो बतलाया गया उसका नियामक रूप उसी को प्रकृति में घटा रहे। प्रकृति च, प्रकृति में क्या है, प्रादिभाषिक रजतस्य, जो प्रादिभाषिक रजत है, प्रमात्र चैतन्य अभिन्न, प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न कौन है, इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य। ठीक है, प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न जो इदम अंशाव चैतन्य निष्ठ जो अविद्या, उस कौन अविद्या, सुक्तित प्रकारक जो अविद्या है, सुक्तित प्रकारक जो अविद्या है, उसका कार्यत्वेपि, उसका कार्य होने पर भी, कहते हैं वहां पर जो है सुक्तित प्रकार का अविद्या है, तो सुक्तित प्रकार का विद्या होने पर भी, वैसा कार्य होने पर भी, कहते हैं इदम रजतम सत्य स्थलीय इदम अंशाकार अनुभवायित संस्कार जन्यत्वात्। कहते हैं इदम रजतम, जहां पर उसने सत्य रजत को देखा था, वहां पर किस रूप से अनुभव किया था, इदम रजतम, इदम रजतम, यह रजत है, मैं रजत हूं, इस प्रकार से उसने अनुभव कभी नहीं किया था। इदम रजतम इस प्रकार से अनुभव किया था। इदम रजतम जो है, इदम रजतम जो है इस प्रकार से अनुभव किया था, न कि मैं रजतम। तो हमने जोड़ दिया विशेषण कि इदम अंशाकार अनुभवाई संस्कार जन्य होने से इदमाकार अनुभव विषयता, उसमें क्या रहेगी, इदमाकार अनुभव विषयता रहेगी। तो न तो अहम रजतम इति अहंकार अनुभव विषयता, अहंकार के आकार के अनुभव विषयता नहीं आएगी। इति अनुसंधेयम, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो प्रादभाषिक रजत में अहम रजतम क्यों नहीं हुआ, अविद्या का कार्य तो है, वो अविद्या का कार्य है, अविद्या का कार्य से सुख दुख है, और अविद्या का कार्य कैसे रजत भी है, तो दोनों साक्षी मध्यस्थ हैं। तो उसमें नियम बना दिया गया, जिसका जैसा अनुभव, सुख का अनुभव हुआ है अहम सुखी, अहम के साथ जो है, और इसका अनुभव कैसे हुआ है, इदम के साथ, इसलिए यहां पर इदम रजतम ऐसी बुद्धि होती है, अहम रजतम ऐसा अनुभव विषयता इसमें नहीं होती। अच्छा, टीका देखिएगा, यद्यप सुक्ति रूप्यादे प्रमात्र चैतन्य अभिन्न इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्वम अस्ति। कहते हैं यद्यपि सुक्ति रूप्यादि जो है प्रातिभाषिक रजत जो है प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य, जो इदम अंशावच्छिन्न मतलब इदमावच्छिन्न चैतन्य, और चाकचिक्याकारा वृत्ति अवच्छिन्न चेतन। ठीक है, उस चाकचिक्याकारा वृत्ति अवच्छिन्न चेतन दोनों एक हो जाते हैं, इदमावच्छिन्न चेतन है। तो इदमावच्छिन्न चेतन जो है वही क्या, प्रमात्र चेतन है, दोनों अभिन्न हो गए हैं। तो कहते हैं वो उस निष्ठ जो विद्या कार्य कौन, सुक्ति प्रकारक जो विद्या है उसका कार्य कौन है, प्रातिभाषिक रजत है। कहते हैं तथापि तत्सहकारी कारण, तथापि का बाद में करिएगा कि यहाँ पर जो सहकारी कार्य है, तो कहते हैं अविद्या अवच्छिन्न, अविद्या का कार्य है, और किसमें अध्यस्त है, चेतन में। यहाँ अहम रजतम बुद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन तथापि जो विद्या के साथ साथ हमने क्या जोड़ दिया था कि जिसका जैसा अनुभव से जनित संस्कार है उस रूप से उसकी प्रतीति होती है। यहाँ पर जो है तत्सहकारी कारणम इदम रजतम इत्यादि सत्य रजत स्थलीय इदम इदमाकारा अनुभवाई संस्कार, कहते उसका सहकारी कारण जो है कौन, इदम रजतम, जहां पर यह रजत है, जहां उसने बाजार में क्या देखा है, इदम रजतम इस प्रकार से देखा है, न कि मैं रजत हूं, इस प्रकार से उसने देखा नहीं है। तो इत्यादि सत्य रजत में स्थलीय जो इदमाकार अनुभवाई जो संस्कार है, अतः तस्य इदमाकार अनुभव विषयत्वम, इसलिए रजत का कैसा विषय होगा, इदमाकार रूप से अनुभव की विषयता आएगी, न तो अहमाकार अनुभव विषयत्वम इति भाव है, अहमाकार अनुभव की विषयता उसमें नहीं आएगी। मतलब क्या हुआ कि अविद्या का कार्य सभी है, सुख दुख आदि सभी, घट आदि सभी, प्रातिभाषिक रजत आदि सभी, सभी किस में अध्यस्त हैं, चैतन्य में।
आपने कहा चैतन्य में अध्यस्त है, तो जैसे चैतन्य में अध्यस्त है सुख, उसमें मैं सुखी ऐसा बोध होता है, ऐसे घट में मैं घट, हम घट ऐसा बोध क्यों नहीं होता है? अहम रजतम ऐसा बोध क्यों नहीं होता है? तो इसका नियामक सिद्धांति ने दे दिया कि विद्या का कार्य सब जैसे समान रूप से है, किंतु जैसा जिसका अनुभव रहा है अनादिकाल से, उस अनुभव से जनित जो संस्कार है, उस संस्कार के सहित विद्या का जब कार्य कहेंगे तो जिसका यह रूप से अनुभव है वो यह रूप से भाषित होगा, और जिसका अहम रूप से अनुभव है वो अहम रूप से भाषित होता है। यहाँ पर रजत का यह रूप से रजत है, यह रजत है, इदम रजतम ऐसा अनुभव है, इसलिए प्रातभाषिक रजत का भान किस रूप से होगा? इदम रजतम इस रूप से भान होगा, न कि अहम रजतम ऐसा भान नहीं होगा। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने जो है क्या किया, यहां पर दो वृत्तियां मान ली। ध्यान रखिएगा, एक जब नेत्र आपका गया देखने रस्सी को, सुक्ति को, तो सुक्ति को देख करके क्या समझ नहीं पाया ये सुक्ति है, वो केवल इदमाकार अनुभव, उसको इदमाकार वृत्ति बनाई, एक बनी इदमाकार वृत्ति। ठीक, चाकचक्याकारा जो वृत्ति थी, इदमाकारा वृत्ति दोनों अभिन्न हो गई, एक वृत्ति एक ही हो गई। ठीक, एक ज्ञान हुआ। कहते हैं सुक्ति रूप्यादे इदमाकार अनुभव विषयत्व, मान लिया सुक्ति रूप में इदमाकार अनुभव की विषयता, तथापि न तद विषय अविद्यावृत्ति आश्रय। कहते हैं फिर जो है जब इदमाकारानुभव विषयता सुक्ति में आ गई तो फिर उस प्रातभाषिक रजत के लिए तद विषय माने जो प्रातभाषिक रजत की विषयक अविद्यावृत्ति न आश्रणीय। अविद्यावृत्ति क्यों मान रहे हो? जब इदमाकारा वृत्ति आपने मान लिया तो उसी से काम चल जाएगा, इदमाकारा वृत्ति के माध्यम से जो है रजत का ज्ञान हो जाएगा। वहां पर तद विषयक जो रजत विषयक विद्यावृत्ति क्यों आश्रय कर रहे हो? तस्य साक्षात अनावृत साक्षित संबंधितया, तस् माने प्रातभाषिक रजतस्य, साक्षात जो अनावृत साक्षी संबंधी है, साक्षात अनावृत साक्षी संबंधी मतलब इसका अर्थ लगाइएगा कि इदमा अवच्छिन्न चेतन से जो है प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन क्या हो गया है? अभिन्न हो गया है। तो प्रमात्री उपज चेतन ही क्या है? साक्षी है। कहने उस साक्षी से तो एकदम जुड़ गया है। कौन? आपकी प्रातभाषिक रजत। भाई इदमा अवच्छिन्न चेतन के आश्रित जो अविद्या थी, उस अविद्या से रजत की उत्पत्ति हुई, और वो रजत जो है इदमा अवच्छिन्न चेतन और प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन एक हो गए हैं, वही चेतन क्या? साक्षी चेतन। तो उससे जो है साक्षात संबंध जुड़ गया इदमाकारा से ही, वृत्ति से ही। तो कहते हैं साक्षात अनावृत साक्षी संबंधी होने से उससे ही अपरोक्ष भान संभवात, अपरोक्ष भान हो जाएगा। इति स्वयुथ्य, स्वयुथ्य माने अपना ही, जो अपने ही समुदाय का एक देशी है, सिद्धांति का जो एक देशी है। संकते, शंका कर रहा है, ननु एवं अपि। ठीक, यद्यप साक्षी अध्यस्त रजतस्य साक्षी चेतन अभिन्न सत्ताकत्वम अस्ति। कहते हैं सिद्धांति करें ये बात तुम सही कह रहे हो कि साक्षी में अध्यस्त जो रजत है वो साक्षी चेतन से अभिन्न सत्ताकत्व तो है, यह मानते हैं। तथापि देखिए पीछे क्या पढ़ आए हो? प्रमात्री अतिरिक्त सत्ताकत्वम माने विषय का प्रत्यक्ष जो कब होता है? प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन से जब विषया अवच्छिन्न चेतन का अभिन्न हो जाता है, और वृत्ति अवच्छिन्न चेतन से विषयावच्छिन्न चेतन का अभेद हो जाने से क्या है? ज्ञानगत प्रत्यक्ष होता है। तो तीनों चेतन जब एक हो जाते हैं तब विषय का प्रत्यक्ष होता है, विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो ये कह रहे हैं कि यद्यप साक्षी में अध्यस्त रजत जो है साक्षी चेतन से अभिन्न सत्ता वाला है, तत्वमस्ति, तथापि न तस्य परोक्षत्वम संभवत, उसका परोक्ष संभव नहीं सकता। क्यों? कि साक्षी चैतन्य से साक्षी चेतन रजत गोचर वृत्ति उपहितत्व भावात। कहते हैं साक्षी चेतन उसी को प्रकाशित करेगा। चेतन तो सर्वत्र है, तो किसको चेतन प्रकाशित करता है? जिसके आकार की वृत्ति हो। पीछे कह चुके हैं। कहते हैं साक्षी चेतन जो है
जब तक रजत गोचर वृत्ति से उपहितत्व भावात, रजत गोचर वृत्ति से उपहित नहीं होगा, नहीं है, तस्मात् तद अपरोक्षार्थम, तस्मात् इसलिए, तद माने रजत, रजत के अपरोक्षता के लिए अविद्या वृत्ति आवश्यकता की समाधत्ते, वहां पर अविद्या वृत्ति की अवश्य क्या है, आवश्यकता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि आप ये शंका उठा सकते हैं कि वहां पर क्या हुई कि जिसके आकार की वृत्ति बनेगी उस वृत्ति के माध्यम से चैतन्य उसको प्रकाशित करता है। चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व भाव से माने चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व से, जो मूल में लिखा है, चैतन्य भिन्न आपके जो मूल में है, चैतन्य भिन्न सत्ताकत्व भावस्य, आपके है ना वहां पर मूल में, देखो मूल देखो, नन एवं अभी मिथ्या रजतस्य साक्षात साक्षी संबंधित या भान संभवे, कहते हैं इस प्रकार से मिथ्या रजत का साक्षात साक्षी से संबंध हो गया, क्योंकि इदमा अवच्छिन्न चेतन जो है प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन से अभिन्न हो गया। अभिन्न हो जाने से इदमा अवच्छिन्न चेतन के आश्रित जो अविद्या है उसी में, उसी से क्या है, उसमें जो है उसी का कार्य रजत है। तो जिसकी अविद्या जिसमें जिस चेतन में अध्यस्त है उसी चैतन्य के द्वारा अविद्या और अविद्या के कार्य का प्रकाशन होता है। अविद्या अज्ञान का ही प्रकाशन उसी से होगा, अविद्या के कार्य का ही प्रकाशन होता है उसी चेतन के द्वारा। कहते हैं इस प्रकार से जब विद्मा अवच्छिन्न चेतन का प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन से भेद हो जाने पर साक्षी चैतन्य से किसका संबंध जुड़ गया, आपके रेत के साथ संबंध जुड़ गया है। रेत का भान में रेत का ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं भान संभवे, साक्षात साक्षी संबंधित भान संभवे, रेत गोचर ज्ञान भास रूप है अविद्या वृत्ति अभ्युपगम किमर्थम, तो रेत विषय ज्ञान भास रूप जो है विद्या वृत्ति क्यों स्वीकार कर रहे हो इति चेत, कहते न ऐसा मत कहो, स्वगोचर वृत्ति उपहित चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वा भावस्य विषय परोक्षतया, कहते हैं स्वगोचर, कोई भी घटा लो, चाहे घट गोचर है, घट ज्ञान होता है, तो घट को विषय करने वाली जो वृत्ति उपहित वृत्ति है उस वृत्ति का क्या, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन का उपहित चैतन्य से भिन्न सत्ताकत्व का भाव, भिन्न सत्ताकत्व का भाव मतलब चैतन्य से अभिन्न सत्ताकत्व, जो टिप्पणी में टीका में लिखा है, जिसे आप पढ़ी आए हो, प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व का भाव, प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन की सत्ता से पृथक जिसकी सत्ता नहीं रह जाती, तब विषय का प्रत्यक्ष होता है। पीछे का प्रसंग लगाए रखिएगा तब ये पंक्ति समझ में आएगी। तो कहते हैं स्वगोचर, घट गोचर ले लो, घट को विषय करने वाली वृत्ति, घटाकार वृत्ति, उस वृत्ति का वृत्ति से उपहित चेतन माने वो वृत्ति अवच्छिन्न चेतन कैसे हो गया, वृत्ति उपहित चेतन से भिन्न सत्ताकत्व का भाव, उससे भिन्न जो है उपहित चेतन नहीं रहता, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन और वृत्ति अवच्छिन्न चेतन माने विषयावच्छिन्न रजत को गोचर करने वाली वृत्ति हुई, तो वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन अभेद हो गए। फिर उससे क्या है, उपहित चेतन जो है कौन, प्रमात्री चेतन, वो भी उसका भी अभेद हो गया, उससे अभिन्न भिन्न सत्ताकत्व का भाव, उस चेतन से पृथक उसकी सत्ता नहीं रही, किसकी, चाहे रजत को लो चाहे घट को लो, तो उसका विषय परोक्षतया, यही विषय के परोक्ष का कारण होता है। रजत से परोक्ष तो सिद्ध है तत्वृत्ति अभ्युगमात, इसलिए रजत के अप्रोच के लिए जब वृत्ति की आवश्यकता, जैसी जिसकी वृत्ति बनेगी वैसी वृत्ति माननी पड़ती है। रजत की अप्रोक्षता की सिद्धि के लिए तद माने वृत्ति को स्वीकार किया जाता है। सीधे सीधे पंक्ति को लगाते समय ग्रंथ का भाव आपके दिमाग से नहीं भागना चाहिए। ग्रंथ का भाव क्या है कि एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष है और एक विषयगत प्रत्यक्ष है। तो ज्ञानगत प्रत्यक्ष में आपने क्या देखा है कि वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन, ये दोनों एक हो जाए तो ज्ञानगत ज्ञान का प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर वृत्ति अवच्छिन्न चेतन विषय अवच्छिन्न चेतन जो दोनों एक हो गए हैं, उनका क्या है, प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन से भेद हो जाए। अब जब दोनों अभिन्न हो गए तो दोनों सभी चेतन, तीनों चेतन क्या हो गए, एक हो गए। अब उस चेतन से अतिरिक्त सत्ता किसकी, घट आदि विषय की नहीं होती, माने
उस चैतन्य को प्रकाशित करने वाला अन्य कोई चैतन्य नहीं होता है। जब तीनों चैतन्य एक हो जाते हैं और उस चैतन्य से कहते हैं कि भाई उसका भाव को क्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, कि इससे अतिरिक्त कोई चेतन वहां पर प्रकाशित करने वाला नहीं, अर्थात यही चेतन प्रकाशित करने वाला है। तो अब घट का जो चेतन है, घटावच्छिन्न चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन, तीनों एक हो गए। अब घट का क्या हो जाता है, पर अपरोक्ष विषय का अपरोक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, ये कहा गया। ठीक यही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जहां अविद्यावृत्ति मानी जा रही है, विद्यावृत्ति इसलिए मानी जा रही है कि जब तक अविद्यावृत्ति रजताकार विद्यावृत्ति नहीं बनेगी तब तक जो है अविद्यावृत्ति जो है, अविद्यावृत्ति अवच्छिन्न चेतन, ठीक, और आपके प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन, उभय चेतन जैसे साक्षी चेतन कहते हैं, इन दोनों का जब अभेद हो जाता है तब क्या हो जाता है कि वो जो चेतन है, साक्षी चेतन जो है, वो अविद्यावृत्ति के माध्यम से अविद्या का जो कार्य है रजत, वो अविद्या को प्रकाशित करते हुए उसके कार्य रजत को ही प्रकाशित करता है। ठीक है, क्योंकि अविद्या में सुक्तित्व को नहीं जानता हूं, सुक्तित्व का ज्ञान है और साथ साथ सुक्ति के ज्ञान का कार्य जो रजत है उसको भी प्रकाशित कर देता है। तो मतलब कि साक्षी चेतन जो है विद्यावृत्ति के माध्यम से प्रातभाषी रजत का प्रकाशन करता है। हमेशा वेदांत शास्त्र में अविद्या जो है चेतन के आश्रित मानी गई। ठीक है, चेतन का आश्रय और विषय विवरणाचार्य के मत में कौन है, अविद्या है, और भामतीकार के मत में अविद्या का आश्रय, ठीक है, विद्या का आश्रय है जीव और विषय है ब्रह्म, इतना भेद है, ऐसा अलग करते हैं दोनों। वो कहते हैं, मैं भामतीकार कहते हैं मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं। तो मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं मतलब कि अज्ञान का विषय ब्रह्म है और अज्ञान का आश्रय कौन है, मैं जीव है। और विवरणाचार्य कहते हैं कि जो मैं जिसको जीव कह रहे हो तो ब्रह्म ही तो है, अतः ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय विषय दोनों है। भामतीकार कहते हैं नहीं, वो मैं जीव रूप से लेते हैं कि अज्ञान का आश्रय जीव और विषय जो है ब्रह्म है, इस प्रकार से घटाते। तो इस प्रकार से आपने क्या मान लिया कि इदमाकार वृत्ति भी मान। अब अख्यातिवादी यहां पर उपस्थित हो रहा, नैयायिक का प्रसंग पीछे। अख्यातिवादी जो प्रभाकर मत जी हैं, प्रभाकर मत में आपको हमने बतलाया कि उनके यहाँ दो ज्ञान, एक अनुभवात्मक ज्ञान, एक स्मृत्यात्मक ज्ञान। अनुभवात्मक ज्ञान क्या है कि इदम का पूर्ववर्ती तो ये अनुभवात्मक ज्ञान, और रजत की वो स्मृति मान, ये वो ज्ञान मानते। तो यहां पर जो प्रसंग आया आपके सामने कि आपने दो ज्ञान मान लिया, एक माना इदमाकार वृत्ति, इदमा इदम वृत्ति माना, ठीक है, और एक अविद्या की जो रहिताकार वृत्ति मानी। तो दो ज्ञान मान लिया आपने। तो दो ज्ञान आपने जब मान लिया तो दोनों ज्ञान का जो है मैं इदम वृत्ति और रहिताकार वृत्ति, और प्रत्येक का रहिताकार वृत्ति का विषय रजत, इदमाकार वृत्ति का विषय पूर्ववर्ती वस्तु, दो ज्ञान हो गए। तो कहते हैं कि ननु इदम वृत्ते रजताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम एक एक विषय, प्रत्येक का एक एक विषय है। इदमाकार वृत्ति का विषय पूर्ववर्ती वस्तु और रजताकार वृत्ति का विषय रजत, दोनों के प्रत्येक के अलग अलग विषय होने पर गुरुमतवत, जैसे प्रभाकर के मत में एक अपरोक्ष ज्ञान एक स्मृत्यात्मक ज्ञान माना जाता है, वहां पर विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते। विशिष्ट ज्ञान मान लेंगे तब तो भ्रम ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। वहां पर अलग अलग दो ज्ञान मानते हैं, एक यथार्थ ज्ञान है, एक स्मृत्यात्मक ज्ञान है। तो एक ही ज्ञान मानते, इदम रजतम अगर एक ज्ञान मानते तब उस एक ज्ञान मानने पर उसका बाद होता तो मिथ्या ज्ञान हो जाता। वो कहते हैं कि इदम अनुभवात्मक है, रजत स्मृत्यात्मक है, दो ज्ञान है। कहते हैं एक साथ व्यवहार क्यों हो रहा, बोले भेदाग्रह के साथ, इसलिए कह रहे हैं विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगमे। तो विशिष्ट ज्ञान गुरुमत के समान यहाँ विशिष्ट ज्ञान को न स्वीकार करने पर कुतो भ्रम ज्ञान सिद्धि, यहाँ पर भ्रम ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी। ठीक है,
माने आपके अनुसार जहां भ्रम हो रहा है वहां एक इदमाकारा वृत्ति आपने स्वीकार कर लिया, माने इदम ज्ञान। इदमाकारा वृत्ति से क्या सिद्ध हुआ आपको? इदम ज्ञान हुआ, पूर्ववर्ती ज्ञान हुआ। और रजताकारा जो विद्यावृत्ति से क्या हुआ? रजत का ज्ञान हुआ। तो दोनों का अलग अलग विषय है, दोनों भिन्न भिन्न ज्ञान हो गए। तो दो ज्ञान आपने मान लिया। तो दो ज्ञान मान लेने से गुरुमत के अनुसार आप अख्यातिवादी मत में प्रवेश कर गए। अनिर्वचनीयवाद का आपका खंडन। ये है पूर्व पक्षी। इति चेत न सिद्धांति करें वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य से एकस्य। कहते हैं वृत्ति द्वय, इदमाकारा वृत्ति, इदमा वृत्ति और छिन्न चेतन, और अविद्या वृत्ति और छिन्न चेतन। ठीक है। कहते हैं जो है रजताकारा वृत्ति जो बनी, माने इदमाकार एक वृत्ति बनी, एक अविद्या वृत्ति रजताकार की बनी। कहने दोनों वृत्तियों में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो एकस्य, एक ही है। सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म उगाही तत्व है, उसी में एक ही जो है चैतन एक है। और वो चैतन्य क्या है? सत्य वस्तु। सत्य कौन है? इदमा, इदमाकार पूर्ववर्ती देश, वो सत्य है। और मिथ्या वस्तु कौन है? आपके रजत है, उसके तादात्म का उगाही कर रहा है। तो तादात्म का माने संबंध, जैसे घटत्व विशिष्ट घट, यहां पर जब घटत्व का घट के साथ संबंध कौन भाषित करता? नहीं आई समवाय ज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञान होता है। हमारे यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर इदम का जो है, इदम सत्य है और ये है मिथ्या। हम लोग तो समवाय मानते नहीं है। तो इदम का रजत के साथ जो है, जो कैसा है? तादात संबंध है। ठीक, इदम का रजत के साथ तादात्म उगाही होने से एक ज्ञान हो गया। तो भ्रमत्व स्वीकारा, तो उसमें भ्रमत्व हो जाएगा। तो कहते हैं यहां पर एक ही ज्ञान में, एक ही साक्षी ज्ञान में आपने दो विषय मान लिया। साक्षी जो सत्य को ही प्रकाशित कर रहा है और प्रातिभाषिक रजत को ही प्रकाशित कर रहा है। कहते हैं हाँ, साक्षी ऐसा ही करता है। इसलिए साक्षी ज्ञान को प्रामाणिक, प्रामाण्य साक्षी ज्ञान में प्रामाण्य हम लोग नहीं मानते। लिखा है अतएव साक्षी ज्ञान से सत्य असत्य विषयतया, साक्षी ज्ञान सत्य को भी और असत्य को विषय कर रहा है। इसलिए सत्य कौन हो जाएगा? इदम, और सत्य कौन हो जाएगा? रजत। दोनों को विषय करने से प्रामाण्य अनियमात, इसमें प्रामाण्य का नियम नहीं माना गया है। ये नहीं कह सकते जब जब साक्षी ज्ञान होगा वो यथार्थ ज्ञान होगा, ऐसा नियम नहीं बना सकते। साक्षी ज्ञान यथार्थ ज्ञान भी होता है अहम सुखी के अनुसार, अहम दुखी। लेकिन इदम रजतम पर जो साक्षी ज्ञान है, यहाँ पर इदम को पूर्ववर्ती भाग को प्रकाशित कर रहा है, रजत को मिथ्या रजत को भी प्रकाशित कर रहा है। तो कहते हैं दोनों को प्रकाशित करने से ये जो है इसमें प्रामाण्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए अप्रामाण्य उक्ति सांप्रदायिक का नाम, इसलिए आचार्यों ने इसे प्रमाण कोटि में नहीं रखा। इसमें अप्रमाण जो कहा है, प्रमाण का नहीं, अर्थात संप्रदाय वाले आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने इसमें क्या नहीं माना? प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया है। ये विषय आपके सामने आया, उपस्थित हुआ। टीका देखिए, ननु एवं एकम संधातुम प्रवृत्तस्य अपरम हीयते हीयते इति न्यायापातः। कहते हैं आपने दो वृत्ति मान करके समाधान पीछे दिया। तो कहते हैं एक के समाधान के लिए प्रवृत्त हुए, लेकिन अपर से हीयते, दूसरी आपत्ति आ गई। एक के समाधान के लिए प्रवृत्त हुए थे और दूसरी आपत्ति आपके सामने आ गई। ऐसे न्याय की आपत्ति आपको आ रही है। आपने रजत की अपरोक्षता सिद्धि के लिए क्या माना? अविद्यावृत्ति अभ्युपगमे। रजत की अपरोक्षता सिद्धि के लिए अविद्यावृत्ति स्वीकार किया, और पहले आपने इदमाकारा वृत्ति स्वीकार कर ही रखा है। तो कहते हैं प्रभाकर मतवत विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगम प्रसंगेन, जैसे प्रभाकर के मत में विशिष्ट ज्ञान नहीं माना जा सकता है, बल्कि अलग अलग ज्ञान माना जाता है। एक अनुभवात्मक ज्ञान, एक स्मृत्यात्मक ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान स्वीकार न कर प्रसंग से, प्रसंग रजत ज्ञान से भ्रमत्व हाना, रजत ज्ञान में भ्रमत्व की हानि हो जाएगी। रजत ज्ञान को भ्रम ज्ञान नहीं मान सकते हो। इदम को मान लो सत्य ज्ञान, और रजत ज्ञान को मान लो स्मृति ज्ञान। दो ज्ञान मानने की आपत्ति आ जाएगी।
प्रभाकर मते ही इदम रजतम इति अत्र ज्ञान द्वयम अंगीकृतम। कहते हैं प्रभाकर मत में इदम रजतम इस स्थल पर ज्ञान द्वय स्वीकार किया गया है। तत्र इदम इति पूर्ववर्ती विषय अनुभवात्मकम ज्ञानम। कहते हैं प्रभाकर क्या कहता है कि वहां पर इदम जो है ये पूर्ववर्ती विषय जो अनुभवात्मक ज्ञान मानता है, और रजतम इति असन्निकृष्ट रजत विषय स्मरणात्मकम। और जो रजतम इस प्रकार से ज्ञान होता है वो असन्निकृष्ट माने पहले जो दूर देश में हमने कहीं देखा था रजत विषय स्मरणात्मक ज्ञान होता है। अतः वस्तु द्वय तादात्म अवगाही विशिष्ट ज्ञानम। कहते इसलिए वस्तु द्वय तादात्म दोनों में तादात्म अवगाही विशिष्ट ज्ञानम क्वापि नास्ति, कहीं पर भी नहीं होता है। इति सर्वमपि ज्ञानम यथार्थम एव। कौन बोलता? प्रभाकर। प्रभाकर कहता सभी ज्ञान यथार्थ होते हैं। एवं भ्रम ज्ञान सिद्धि, भ्रम ज्ञान की सिद्धि, भ्रम ज्ञान की सिद्धि नहीं सकती, भ्रम ज्ञान की असिद्धि हो गई। तद्वत भवन मते भी, कहते हैं जैसे प्रभाकर के मत में ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, वैसे ही वेदांती जी आपके मत में भी वृत्ति तद विषय भेद अभ्युपगमे, वृत्ति और तद विषय भेद अभ्युपगमे। वृत्ति जो कौन है? इदमाकारा वृत्ति, और तद विषय माने रजत का आपने भेद स्वीकार कर लिया। इदमाकारा वृत्ति का विषय पूर्ववर्ती और रजताकारा वृत्ति का विषय रजत। ऐसा स्वीकार करने से वस्तु द्वय तादात्म अवगाही दोनों का जो पूर्ववर्ती और रजत दोनों का तादात्म अवगाही एक ज्ञान अनभ्युपगमात, एक ज्ञान तो हुआ नहीं, दो दो ज्ञान आपने मान लिया, एक इदमा पूर्ववर्ती ज्ञान और एक रजत ज्ञान। दो ज्ञान जब मान लिया, एक ज्ञान नहीं माना, तो भ्रम ज्ञान न सिद्धति। अगर एक ज्ञान मानते तो भ्रम ज्ञान सिद्ध होता। ठीक, रजत और इदम का अगर तादात्म होता, उसका जो बाधित बाद होता, तब तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होता। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ। इति स एव संकते, कहते हैं यही प्रभाकर मतवाद शंका करते नन्विदम से। सिद्धांति कह रहे हैं वृत्ति भेदेपि, कहते हैं वृत्ति तो भेद है भाई, ठीक है। इदमाकारा वृत्ति तो मानते हैं, अविद्याकारा वृत्ति भी मानते हैं, रजताकारा वृत्ति। नास्ति ज्ञान भेदा, कहते हैं दोनों में जो इदमा अवच्छिन्न चेतन है और रजता अवच्छिन्न चेतन है, दोनों में भेद नहीं है, ज्ञान भेद। क्यों? कि तयो एक देश सतत्व, कहते हैं दोनों क्या है? रजता अवच्छिन्न चेतन और इदमा अवच्छिन्न चेतन, दोनों एक ही देश हैं। एक होने से तत् प्रतिबिंबित चैतन्य से, उसमें जो दोनों में प्रतिबिंबित चैतन्य है एकत्वात, एक ही है। तो मैवम इत्याह, आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो ज्ञान नहीं, एक ही एक ज्ञान नहीं है। यथा एकस्यैव साक्षी ज्ञान से सत्य सत्य वस्तु विषयत्वम, इसलिए एक ही साक्षी ज्ञान सत्य कौन हुआ? पूर्ववर्ती भाग इदम, और सत्य कौन हुआ आपको? रजत। ध्यान रखिएगा, इदम रजतम पर जो क्या सुक्ति का सामान्य ज्ञान है वो सत्य है इदम रूप से, और सुक्ति का जो अज्ञान है उस अज्ञान का जो सुक्तित प्रकार का विद्या उससे जो रजत का ज्ञान है वो कैसा है? असत्य विषय ज्ञान है। तो सत्य सत वस्तु विषयत्वम अतः तस्य अप्रमाण उक्ति, इसलिए केवल साक्षी भाष्य ज्ञान को आचार्यों ने क्या कहा? उसमें आप प्रामाण्य का नियम नहीं माना, माने कि प्रामाण्य का नियम नहीं माना है। साक्षी ज्ञान कहीं कहीं प्रमाणिक भी होता है, कहीं कहीं प्रमाणिक नहीं भी होता है, क्योंकि ये सत्य को विषय करता है, सत्य को विषय करता है। अहम सुखी इत्यादि स्थल पर जब साक्षी सुख आदि को प्रकाशित करता है तो क्या हो जाता है? अंतःकरण आदि को प्रकाशित करता है तो यथार्थ ज्ञान है। और प्रातिभाषिक स्थल पर जब प्रकाशित करता है तो पूर्ववर्ती भाग में यथार्थ है, सामान्य अंश जो है, और वेद आदि अर्थ में क्या है? अयथार्थ ज्ञान है। इसलिए सांप्रदायिक माने पूर्वाचार्यों ने केवल साक्षी भाष्य ज्ञान को कैसा माना? कि उसमें प्रामाण्य का नियम नहीं माना है, कि जो जो साक्षी ज्ञान होगा उसमें प्रमाणिक होगा, ऐसा नियम नहीं माना है। प्रमाणिक भी हो सकता है, प्रमाणिक नहीं भी हो सकता है, ऐसा आचार्यों के कथन का भाव है। संगते इत्याह, इस प्रकार कह दिया अतेवती। अब इसको आप जो है इस प्रसंग को आप देख करके आइएगा, कल फिर बतलाएंगे इसको, क्योंकि आपको
भ्रम स्थल का सिद्धांत आपको समझाया जा रहा है, जो कि विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।